हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टेप क्लासेस। तो सभी का स्वागत है मेरी चैनल स्टेप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, ये सीरीज है मेरी यूपीटीजी और पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, ये सीरीज मैंने जो स्टार्ट की है ये यूपी टीजीटी और पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए है। ये एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपका रसायन विज्ञान का जो कोर्स है वो करा रहा हूँ। यानी ये जो वीडियोस मेरी बन रही है ये सभी रसायन विज्ञान से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हमने रसायन विज्ञान का चैप्टर लिया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, इस वीडियो के सभी प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्प प्रश्न हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुविकल्प प्रश्न ही आते हैं। अब आपने कहा कि सर बहुविकल्प प्रश्न तो आते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन का क्या। मैं आपको बता दूं, बहुविकल्प प्रश्नों के साथ साथ मैंने जो क्वेश्चन है उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी है। केवल ये नहीं कि जो आंसर बता दिया आप बता दिया और कहीं से भी दे दिया। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन है वो मेरे खुद के डिजाइन किए हुए हैं और उनकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, जितनी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैंने दी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जितने भी तरीके से वो आ सकते हैं उस तरीके से रखा गया है। ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें आप क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक के देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट नंबर 5। ठीक है, ये लास्ट पार्ट होने वाला है, यानी कि इस सीरीज में पूरे 100 क्वेश्चन आए हैं। यानी एक चैप्टर के भी आप ये देख सकते हैं कि मैंने 100 क्वेश्चन के यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए हैं, 100 क्वेश्चन एक चैप्टर से। तो आप ये देख सकते हैं, अगर इस में आप मेरे साथ जुड़े रहे और मैंने लगभग 25 चैप्टर ये हैं और 25 चैप्टर का अगर आप एवरेज लगाएं 100 क्वेश्चन से, तो आपके पास 2500 क्वेश्चन आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि 2500 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं वो उसमें से आई थिंक 90% क्वेश्चन आपको मिल ही मिलेंगे। और 2500 में से कोई भी शायद कोई टॉपिक ऐसा ना रहे, क्वेश्चन की बात छोड़ो, कोई टॉपिक आपका ऐसा नहीं रहेगा जो एग्जाम से रिलेटेड हो और मैंने ना कराया हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ एमसीक्यू की। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जो इससे पहले के पार्ट हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों पार्ट को मिला के टोटल 80 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, और इस पार्ट में हम 81 से शुरू करने वाले हैं। मैंने जो वीडियो बनाई है, ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स का मतलब क्या है? फीचर्स हैं कि इसमें जो भी एमसीक्यू हैं वो सारे एज पर स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम है। जो मैंने इसमें एमसीक्यू दिए हैं वो सारे के सारे जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो एमसीक्यू है वो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के इंक्लूड है। साथ ही अभी एक एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट में, बीपीएससी का एग्ज़ाम। ठीक है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है जो उसमें टीजीटी और पीजीटी के साइंस और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, हर एक चैप्टर में जो भी इसके क्वेश्चन आए। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कि इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर मैं करा रहा हूँ। आपका पूरी सीरीज जो चल रही है इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और जो भी टॉपिक के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उस टॉपिक के भी जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू, उनसे रिलेटेड टॉपिक की समरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। यानी कि सिलेबस में से कुछ भी तो बाकी रहने वाला नहीं है, यानी पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा एक होलिस्टिक अप्रोच में। ठीक है, इसके साथ है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं एमसीक्यू की दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएं कि भाई ये आंसर है तो आया कैसे। रटना नहीं है, समझना है, चीज़ें समझ में आएंगी इजी और बहुत अच्छी सी एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें दी है। ठीक, और ज़्यादातर जो डिमांड आती है वो नोट्स की पीडीएफ की आती है। तो मैं आपको बता दूं, नोट्स की पीडीएफ जो है लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर बिना डिले करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात बता दूं, अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वारी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर मिले तो आपके अब स्क्रीन पर व्हाट्सएप कोड आ रहा होगा और व्हाट्सएप कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप कोड इसलिए देता हूँ, देखिए फ़ोन नंबर डायरेक्टली शेयर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्राइवेट नंबर होता है, पर्सनल भी होता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप कोड के थ्रू आपको एक हेल्प मिल जाती है कि आप व्हाट्सएप कोड के थ्रू जाएंगे तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ईजिली कर सकते हैं। ठीक, ये बात है। चलिए फिर अब चलते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन नंबर 81 पर। ठीक है, H2O2 को सुरक्षित रखा जाता है। ये कह रहे हैं जो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, किस चीज़ में सुरक्षित रखा जाता है? ए, लोहे के पात्रों में स्थिर कारक मिलाकर। ये कह रहे हैं कि इन्हें लोहे आयरन के जो कंटेनर होते हैं उनमें रखा जाता है स्थिर कारक मिलाकर, यानी स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाकर। बी, कांच के पात्रों के स्थिर कारक मिलाकर, कि ये कांच के पात्र हैं उनमें स्थिर कारक मिलाकर तब रखा जाता है। सी, प्लास्टिक के पात्रों में स्थिर कारक मिलाकर, भाई प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है स्थिर कारक मिलाकर। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो H2O2 है वो हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। और ये अनस्टेबल होने का कारण है कि ये वाटर बनाता है और नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है,
तो इसलिए इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है ताकि ये टिका रहे, ठीक है। स्टेबलाइजिंग एजेंट की इसमें ज़रूरत पड़ती है, स्थिर कारक मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब इसको रखा कहीं में जाता है, देखिए लोहे के पात्र में नहीं रखा जाता, कांच के पात्र में नहीं, इसको रखने के लिए यूज़ होता है प्लास्टिक। तो इसे रखा जाता है प्लास्टिक के पात्रों में, यानी प्लास्टिक के कंटेनर में स्थिर कारक मिलाकर, स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाकर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो गया सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। H2O2 का जलीय विलयन होता है, कि ये कह रहे हैं कि H2O2 का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उदासीन होता है, बी क्षारीय होता है, सी प्रबल अम्लीय होता है, या फिर डी दुर्बल अम्लीय होता है। तो मैं बता दूं ये जो H2O2 का जो क्षारीय विलयन, जो हम जलीय विलयन बनाते हैं, ये होता है दुर्बल अम्लीय। ये कैसा होता है, दुर्बल अम्लीय। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। जल के एक अणु में HOH कोण का मान निम्न में से किसके लगभग है। ये कह रहे हैं जो HOH है, ठीक है, इसमें जो ये वाला एंगल है, इस एंगल की वैल्यू क्या है। देखिए आपको स्ट्रेट लग रहा होगा, आप जब आप इसे देखें जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो सब देखते हैं कि स्ट्रेट है, 180 डिग्री हो गया और आंसर मार गया जाता है 180 डिग्री। लेकिन ये 180 डिग्री सही आंसर नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए ज्योमेट्री को समझिए। ज्योमेट्री को समझने के लिए आपको मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11th में, उसमें दी गई है इनकी ज्योमेट्री, और क्लास 11th में, और इनकी ज्योमेट्री दी गई है, वहाँ से ये एक्सप्लेनेशन मिलती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, जब ऑक्सीजन होता है उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इसके ऊपर होता है लॉन पेयर। इसके ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर। ये लॉन पेयर आपस में रिपल करते हैं एक दूसरे को, जो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, और फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करते हैं। तो कुल मिला के जैसे ये स्ट्रेट था तो ये बेंट होके नीचे जाते हैं, तो इसकी वी या बेंट शेप बन जाती है, ठीक है। अब जो एंगल है वो 180 डिग्री से इनका घट जाता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो हो जाता है 104.5 डिग्री, लगभग 104 या फिर 104.5 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 90, 109, 105 और 180। 180 तो बिल्कुल नहीं होने वाला, 90 भी नहीं होने वाला। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है सी, 105, ठीक है। 104.5 नहीं दिया गया है, तो अप्रॉक्स हो जाएगा 105। तो सही आंसर हो गया हमारा सी। तो देखिए मैं इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और हाँ, VSEPR थ्योरी से अगर आपको कभी भी लॉन पेयर रिपल्शन अगर पूछा जाए, तो लॉन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, यानी 2 लॉन पेयर अपने को एक दूसरे को सबसे ज़्यादा दूर भगाते हैं। फिर उसके बाद आता है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन जो होता है वो उससे कम होता है, ठीक है, वो इससे कम होता है। और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी एक दूसरे को दूर तो करते हैं, रिपल तो करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा दूर नहीं कर पाते। तो लॉन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है। ये पॉइंट याद जरूर रखिएगा अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 84 पर। कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से समूह के आयन होते हैं। ये कहना है कठोर जल में कौन से समूह के आयन होते हैं। पोटेशियम और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और क्लोराइड, सोडियम और सल्फेट, अमोनियम और नाइट्रेट। ये कहने हैं कि कठोर जल जो होता है, हार्ड जो वाटर होता है, उसमें कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन है जिसके आयन इसमें होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो हार्ड वाटर होता है उसमें 2 तरह के मेटल्स के आयन्स होते हैं, कैल्शियम के और एक मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के। इनके सॉल्ट कौन से होते हैं, देखिए अगर 2 तरह का वाटर होता है, एक तो टेम्परेरी हार्ड वाटर और एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर, ठीक है। परमानेंट हार्ड वाटर और टेम्परेरी हार्ड वाटर। जो टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है उसमें इन दोनों के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम के भी बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है। और जो परमानेंट होता है उसमें इन्हीं दोनों के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के होते हैं, या तो क्लोराइड होते हैं या फिर सल्फेट होते हैं, ठीक है, क्लोराइड या फिर सल्फेट होते हैं। तो अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन थे, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट गलत हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम से हार्डनेस नहीं होती। कैल्शियम और क्लोराइड, हाँ ये सही हो जाएगा क्योंकि ये ही दोनों हमारे यूजफुल है। देखिए कैल्शियम भी होता है हार्ड वाटर में और क्लोराइड उसके आयंस में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बी। इसके अलावा ऑप्शन थे सोडियम और सल्फेट, नहीं होगा क्योंकि सोडियम से कोई हार्डनेस नहीं होती, सल्फेट भले ही हार्ड के लिए होता है लेकिन कैल्शियम के साथ। अमोनिया और नाइट्रेट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। चलता है क्वेश्चन नंबर 85। 10 आयतन H2O2 की सामर्थ्य ग्राम पर लीटर में क्या होगी। मैं आपको कह देता हूँ ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सामर्थ्य 2 तरीके से पूछी जा सकती है, एक तो पूछी जाती है ग्राम पर लीटर में और एक पूछी जाती है परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज में जब आएगी तब बता दूंगा, या आ चुका होगा क्वेश्चन तो हो चुका होगा। अब पूछी गई है ग्राम पर लीटर में कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। 4 ऑप्शन में दिए कि पहला है 53.47, दूसरा ऑप्शन है 25.07, तीसरा ऑप्शन है 30.35 और चौथा ऑप्शन है 3.035, ठीक है।
चार ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें बताना है कि 10 आयतन H2O2 की सामर्थ्य कितनी होती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि 10 आयतन H2O2 का यहाँ पे मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, इसका जो तात्पर्य है 10 आयतन H2O2 का तात्पर्य यह है कि ये 1 लीटर H2O2 कि 1 लीटर H2O2 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। कितना लीटर? 1 लीटर H2O2 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब है 10 आयतन H2O2। तो अब हम रिएक्शन के अगर थ्रू देखें तो रिएक्शन होती है 2H2O2 इज इक्वल 2H2O प्लस O2। ये रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में O2 बन रही है 22.4 लीटर। कितने मोल से बन रही है? 2 मोल से। 2 मोल का हम कह सकते हैं 68 ग्राम भी कह सकते हैं हम, 68 ग्राम भी हम इसको कह सकते हैं। तो 68 ग्राम से 22.4 लीटर ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है। और 10 आयतन H2O2 में क्या होता है कि 1 लीटर से कितनी बनती है? 10 लीटर। तो हम ये देख लेते हैं कि 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम H2O2 से बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बनती है 68 ग्राम H2O2 से। तो 10 लीटर कितने से बनेगी? 10 लीटर बनेगी 68 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10, जिसका आंसर आएगा 30.35 ग्राम। तो 10 लीटर जो ऑक्सीजन है वो मिलेगी 30.35 ग्राम, 30.35 ग्राम, ठीक। अब यही इसकी स्ट्रेंथ आ जाती है ग्राम पर लीटर में। तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, सामर्थ्य क्या आ जाएगी? स्ट्रेंथ आ जाएगी 30.35 ग्राम पर लीटर, क्योंकि देखिए 1 लीटर में 10 लीटर ऑक्सीजन होती है। तो हमें इसे डिवाइड करना ही नहीं पड़ा, 1 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 लीटर में ही हमें पूछा गया है इसलिए। तो ये हो जाता है 30.35। तो हमारा आंसर हो जाता है सी, सही आंसर सी 30.35। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप याद भी रख लीजिएगा। 10 आयतन H2O2 में सामर्थ्य कितनी होती है, तो आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हो 30.35। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है कि ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन के लिए दिए गए निम्न तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर हमें आंसर देने हैं इसमें से। ए है ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन के समस्थानिक है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है कि जो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन होते हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहीं पे, जो ऑर्थो और पैरा होते हैं, ठीक है, वो H2 के ही पार्ट होते हैं, H2 में ही, H2 मॉलिक्यूल में ही होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये कह दो एक मोल है तो उसमें बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल्स कुछ ऑर्थो फॉर्म में होंगे और कुछ पैरा फॉर्म में होंगे। अब इन दोनों का अंतर क्या है वो बताता हूँ डायग्राम बनाने के बाद। देखिए जो ऑर्थो फॉर्म होता है, ठीक है, ऑर्थो फॉर्म होता है उसमें जो स्पिन होता है, ठीक है, वो एक ही साइड होता है, सेम साइड स्पिन होता है। इसे हम पैरेलल स्पिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? पैरेलल स्पिन, ठीक। लेकिन जो पैरा होता है उसमें जो इन एटम का जो रोटेशन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो रोटेशन होता है वो अपोजिट होता है। वो कैसा होता है? अपोजिट होता है, इसलिए उन्हें कहते हैं पैरा, ठीक है। तो पैरा में अपोजिट है, ऑर्थो में सेम है, इन्हें कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन, बस इतना सा चेंज है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन के समस्थानिक तो है नहीं, क्योंकि समस्थानिक कौन से होते हैं जिनमें क्या होता है बताओ? एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। यहाँ एटॉमिक मास से कोई मतलब ही नहीं है भाई, यहाँ तो केवल स्पिन के मतलब है। सेकंड, दोनों रूपों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। देखिए दोनों रूपों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका बताया तो जो पैरा की होती है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल और जो ऑर्थो होता है वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। सी है, दोनों रूपों के रासायनिक गुण समान होते हैं। इन दोनों के रासायनिक गुण समान ही होंगे क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है, उसमें कोई खास चेंज नहीं है और स्पिन के कारण भी कोई खास इस पे रासायनिक गुण में फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों के रासायनिक गुण समान होते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है दोनों के क्वथनांक समान होते हैं। देखिए क्वथनांक जो होते हैं वो समान तो नहीं होते लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं। ऑर्थो का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 20.39 केल्विन, 20.39 केल्विन, ठीक है, 20.39 केल्विन। यह आता है ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं इसका पैरा का बॉइलिंग पॉइंट लिखूँ तो वो आएगा 20.36 केल्विन, ठीक है, 20.36 केल्विन। तो कुछ खास अंतर नहीं है लेकिन समान भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने बताया कि इन्होंने ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन दिया है केवल थर्ड, सी ऑप्शन दिया है थर्ड एंड फोर्थ और डी ऑप्शन दिया है फोर्थ एंड फर्स्ट। यानी इन चारों में से यूज़ करके हमें इनमें से आंसर छांटना है कौन सा सही है। तो पहला बता दूं, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, तो पहला तो सही होने का ही नहीं। सेकंड है विशिष्ट ऊष्मा समान होते हैं, नहीं होती क्योंकि
ऑर्थो वाले की लो है और पैरा वाले की हाई होती है। दोनों के रासायनिक गुण समान होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। और दोनों के रूपों के क्वथनांक समान है? समान नहीं होते। बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी बताया, तो दोनों के समान होने का मतलब ही नहीं है। जब हम इतने बारीक पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य हुआ? केवल एक कथन सत्य हुआ, थर्ड वाला। जब ये थर्ड वाला सही है तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। चलता है अगले क्वेश्चन नंबर 87 पर। हाइड्रोजन नहीं बनती है जब जिंक क्रिया करती है। इनमें से किसके साथ जिंक की क्रिया से हाइड्रोजन नहीं बनती? ए ठंडे जल से, बी तनु H2SO4 से, सी तनु HCl से, और डी तनु NaOH से। इनमें से किसके साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन नहीं बनती? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ठंडे जल से। ठंडे जल से जब जिंक की रिएक्ट होती है तो उससे हाइड्रोजन नहीं बनती। ठीक है, अब बाकी से बनती है। तो बाकी से मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। देखिए, जब Zn में H2SO4 के साथ डिप किया जाता है, Zn के जो ग्रेनुअल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेनुअल्स होते हैं इसके टूटे फूटे टुकड़े से होते हैं, मेटल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो होते हैं ग्रेनुअल्स। जो ग्रेनुअल्स होते हैं वो H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एक तो बनता है जिंक सल्फेट और निकलती है इसमें हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बर्न्स करती है, बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ओके, तो Zn जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके तो हाइड्रोजन देता है। ठीक, उसके बाद आता है तनु HCl के साथ। देख लेते हैं, जिंक जो होता है HCl के साथ रिएक्ट करता है। इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है जिंक क्लोराइड और बनती है हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, H2SO4 से भी हाइड्रोजन गैस देता है। और अब देखते हैं तनु 20% NaOH से। देखिए Zn की जो रिएक्शन अगर मैं कराऊँ NaOH से, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है Na2ZnO2, Na2ZnO2। ठीक है, ट्वाइस कर देंगे, और ये साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। तो ये भी हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो केवल एक हुआ कि ठंडे जल की रिएक्शन से जो जिंक है वो जो हाइड्रोजन गैस है वो नहीं बनाता ठंडे जल से। इसके लिए थोड़ा सा हीट करना जरूरी होता है। ठीक है, आई होप के ये सभी रिएक्शन जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलते हैं अपने 88 क्वेश्चन की तरफ। नरम हाइड्रोजन को सांद्र H2SO4 के ऊपर नहीं सुखाया जा सकता, इसका कारण बताइए। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं जो लिक्विड या फिर वेपराइज्ड जो हाइड्रोजन होती है, नरम हाइड्रोजन जो होती है, उसको सांद्र H2SO4 के ऊपर क्यों नहीं सुखाया जा सकता? ठीक है, ए यह आग पकड़ लेती है, बी यह H2SO4 द्वारा अपचयित हो जाती है, सी यह H2SO4 द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है, या डी यह H2SO4 द्वारा विघटित हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए यह आग पकड़ लेती है। तो नरम हाइड्रोजन को जब सांद्र H2SO4 के ऊपर सुखाते हैं तो ये आग पकड़ सकती है, इसलिए इसके ऊपर सुखाते नहीं है। चलता है क्वेश्चन नंबर 89 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। स्टेटमेंट से जैसे अभी एक कोट हमने सेलेक्ट किया था वो भी आते हैं। तो स्टेटमेंट का मतलब है आपको डिटेल भी याद होनी चाहिए। आप केवल अगर आप एक्सप्लेनेशन लेके बैठोगे कि MCQ पढ़ा, 4 ऑप्शन थे, सही ऑप्शन याद कर लिया, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। आपको डिटेल पता होनी चाहिए। तो देखिए, इसका इस वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम में प्रोटियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। एक ऑप्शन आ गया। बी है परम शुद्ध अर्थो हाइड्रोजन 20 केल्विन पर बनती है, बी ऑप्शन हो गया। ड्यूटेरियम का परमाणु भार 3 तथा हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 होता है, ये ऑप्शन हो गया। और डी ऑप्शन है पहला तथा हाइड्रोजन के रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये हो गया। अब इसमें से बताना है चारों में से सत्य कौन सा है। देखिए, पहले वाला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम की प्रोटियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। बिल्कुल नहीं हो सकती, परमाणु त्रिज्या इसकी सबसे छोटी होती है। ठीक है, सेकंड आते हैं परम शुद्ध आर्थो हाइड्रोजन 20 केल्विन पर बनती है। परम शुद्ध आर्थो हाइड्रोजन जैसा कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली जो इनकी रेशो रहती है वो 3:1 रहती है। इसमें 75% और 25% का रेशो रहता है ऑर्थो और पैरा में। ठीक है, तो परम शुद्ध का स्टेटमेंट तो होता ही नहीं है। ड्यूटेरियम का परमाणु भार 3 तथा हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 होता है, ये गलत है। ड्यूटेरियम का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास जो होता है ए, वो होता है 2, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। तो ये होता है, तो 3 और 2 तो नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा है पैरा तथा हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन के रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न होते हैं। तो देखिए, ये सही है। जो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन है उनके जो रासायनिक गुण है वो समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने करा दिया था। ठीक है, इनके भौतिक गुण भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी विशिष्ट ऊष्मा अलग होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो रासायनिक गुण है वो समान होते हैं क्योंकि केमिकली सेम कंपाउंड है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 89 के बाद हम चलते हैं 90 पर।
H2O2 का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? देखिए द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है H2O2 का, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ। 4 ऑप्शन हमारे पास है 2.1, बी ऑप्शन है 3.1, सी ऑप्शन है 2.2 और डी ऑप्शन है 4.4। जो H2O2 का द्विध्रुव आघूर्ण है वो है 2.1। कितना है? 2.1, इसे याद रखिएगा। तो H2O2 का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो है 2.1, ठीक है। 1D डायोप्टर में होता है, ओके। और फिर अब हम देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन का तो इसका तो हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। मैं H2 का भी बताता हूँ। H2 होता है 1.84D, ठीक है, 1.84D, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। और H2O2 का था 2.1D। ये दोनों का मैंने बता दिया साथ साथ। चलते हैं आगे 91 क्वेश्चन पर। भारी जल की अभिक्रिया होती है। ए साधारण जल से तेज, बी साधारण जल के समान, सी साधारण जल से मंद और डी अल्कोहल के समान। देखिए जो भारी जल होता है उसकी जो अभिक्रियाएं होती है वो साधारण जल से मंद होती है, ठीक है। D2O की जो रिएक्शन होती है वो साधारण जल से मंद होती है, धीरे रिएक्शन होती है, तेज रिएक्शन नहीं होती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन का साधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ए ठंडा करके, बी वाष्पन द्वारा, सी कम दाब पर आश्वन द्वारा और डी उपयुक्त सभी। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता दूं एक्सप्लेनेशन। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो H2O2 होता है। अब इसके विलयन का साधन से कह रहे हैं, जब इसको ये बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं तो ये कैसे किया जाता है? देखिए ये ठंडा करके भी कर सकते हैं, वाष्पन द्वारा भी करते हैं और कम दाब पर आसवन द्वारा भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जब कठोर जल को जियोलाइट के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो निम्न आयनों का विनिमय होता है। देखिए जियोलाइट क्या है, मैं आपको पहले जियोलाइट के बारे में बता देता हूँ। जियोलाइट जो होता है वो होता है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, Na2Al2Si2O8। ये होता है, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है। ये जियोलाइट का नाम है। अब जियोलाइट क्यों यूज होता है? जियोलाइट होता है तो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके लिए यूज होता है क्या? जियोलाइट यूज होता है, ठीक है, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये कह रहे हैं जब जियोलाइट का यूज होता है तो कौन कौन से आयन बनते हैं? 4 ऑप्शन है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव OH नेगेटिव और डी ऑप्शन है Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। देखिए जब परमानेंट हार्ड वाटर जो हम लेते हैं उसमें जब जियोलाइट की रिएक्शन होती है तो दो तरह के आयन बन सकते हैं। एक होता है Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि जो जियोलाइट होता है वो Mg2 पॉजिटिव बना करके अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब एक और बात बता दूं, अगर Na पॉजिटिव की जगह साथ साथ ये आ जाए कि Ca2 पॉजिटिव तो ये आंसर भी सही हो जाएगा। Mg की जगह Ca हो सकता है, क्योंकि Mg और Ca दोनों के दोनों वाटर को हार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं। देखिए ये अस्थायी, वही फिर से हार्ड वाटर के ऊपर क्वेश्चन है। अस्थायी कठोर जल में क्या घुला होता है? ए बेरियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट और डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होता है, CHCO3 या फिर MgHCO3 होल ट्वाइस। ये होते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। चलते हैं अगले 95 क्वेश्चन की ओर। जल की अस्थायी कठोरता को उसमें निम्न में से मिलाकर दूर किया जा सकता है। अब देखिए अस्थायी कठोरता को अभी हमने देखा कि किसके कारण होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। अब इसको इनमें से क्या मिला के दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, ए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, बी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, सी CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो जल की अस्थायी कठोरता होती है उसमें हम मिलाते हैं CaOH होल ट्वाइस, यानी कि स्लेक्ड लाइम। इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम कहते हैं, इसे लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। ये कॉमन नेम है दोनों के दोनों, लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम। और इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है। तो अब रिएक्शन बताता हूँ। देखिए जब हार्ड वाटर में क्या होता है, जो जो अस्थाई कठोर वाला वाटर होता है, अस्थाई हार्ड वाटर होता है, ठीक है, या फिर टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है, उसमें होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3। और इसकी रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो ये बना लेते हैं CaCO3 और बनाते हैं H2O 2H2।
तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो पेरिसिपिटेट बना के, वाइट पेरिसिपिटेट बना के वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, यानी कि जो टैंक है उसकी तलहटी में बैठ जाता है, जिसे फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी की जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। चलते हैं अगले 96 क्वेश्चन की ओर। 10 आयतन H2O विलयन की सांद्रता कितनी है? देखिए ये फिर से क्वेश्चन आया, मैंने कहा था ना कि 10 आयतन H2O की दो तरह से सांद्रता पूछी जा सकती है, एक तो ग्राम पर लीटर में और एक परसेंटेज में। तो अभी हमने देखा 10 आयतन H2O की जो सांद्रता आई थी ग्राम पर लीटर में, वो कितनी आई थी? वो आई थी 30.35 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं देखा है, तो आप पीछे जाइए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 85। तो 85 क्वेश्चन पे अभी हमने पढ़ा कि 10 आयतन H2O के जो ग्राम पर लीटर की सांद्रता होती है वो होती है 30.35। अब हमें इसकी परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज होगा 30.35 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसके लिए आ जाएगा 3%। तो इतनी होती है, 3% होती है, ठीक है। चार ऑप्शन थे, 30%, 3%, 1% और 10%। तो इसका सही आंसर है बी, 3%। तो 10 आयतन H2O की विलयन की जो सांद्रता होती है ग्राम पर लीटर में होती है 30.35 ग्राम पर लीटर, और परसेंटेज में होती है 3%। चलते हैं आगे। 1 मिलीलीटर H2O विलयन सामान्य ताप दाब पर 10 मिलीलीटर O2 देता है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए अभी मैंने बताया था कि 1 लीटर H2O 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं 10 वॉल्यूम H2O सॉल्यूशन, ठीक है, 10 वॉल्यूम H2O सॉल्यूशन। अब ये कह रहे हैं कि 1 मिलीलीटर H2O सामान्य ताप दाब पर 10 मिलीलीटर O2 देता है। तो देखिए वही तो है रेफरेंस। अगर मैं कहूँ 1 ml H2O कितना दे रहा है? 10 ml O2 दे रहा है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, जिसका तात्पर्य आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? 10 वॉल्यूम H2O तो आएगा भाई, 1 ml से 10 मिल रही है ऑक्सीजन, तो 10 वॉल्यूम हो गया। चार ऑप्शन है 10 वॉल्यूम H2O, बी ऑप्शन है 20 वॉल्यूम H2O, सी है 30 वॉल्यूम H2O 30 आयतन, और डी ऑप्शन है 40 आयतन H2O। तो इसका सही आंसर है ए, 10 आयतन H2O। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 98 क्वेश्चन। भारी जल का निर्माण होता है, भारी जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भारी समस्थानिक से मिलकर। ये कह रहे भाई एक हाइड्रोजन मिलती है और ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक मिलता है। देखिए ऑक्सीजन के भारी समस्थानिक की बात करते हैं तो बता देता हूँ, ऑक्सीजन के दो समस्थानिक होते हैं, एक C16 और एक O18, और एक होता है O16, ठीक है, O16 और O18 दो समस्थानिक होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक। बी है हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक और ऑक्सीजन से, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक होता है 1H2, जिसे हम कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, और जब इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है तब बनता है भारी जल, यानी कि D2O, ठीक है। और सी ऑप्शन था ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों के भारी समस्थानिक से, गलत है। डी है प्रोटियम सामान्य हाइड्रोजन से, गलत है। प्रोटियम और सामान्य हाइड्रोजन का मतलब दोनों का एक ही होता है, तो उसमें कुछ खास अलग नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो बी हो गया, हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक और ऑक्सीजन से। जो हाइड्रोजन का है वो ड्यूटेरियम यूज होगा समस्थानिक, और उसमें ऑक्सीजन मिलाने से भारी जल का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, 99 पर। जल एक उत्तम विलायक का कार्य करता है, इसका कारण बताना है कि जल जो है वो एक बहुत अच्छा सा विलायक क्यों है, बहुत अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? ए हाइड्रोजन बंध के कारण, बी उदासीन प्रकृति के कारण, और सी उच्च जल वैद्युत स्थिरांक के कारण, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है सी, उच्च जल वैद्युत स्थिरांक के कारण। देखिए कोई भी विलायक कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है कि उसका प्रावैद्युत स्थिरांक कितना है। अगर उसका प्रावैद्युत स्थिरांक अच्छा है, ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उतना ही अच्छा विलायक होता है। जितना प्रावैद्युत स्थिरांक ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा विलायक होता है। अब जल का जो है वो उच्च है, तो जब उच्च जल वैद्युत स्थिरांक है, ज़्यादा उच्च प्रावैद्युत स्थिरांक है, तो जाहिर सी बात है जल जो है वो ज़्यादा अच्छा विलायक होता है। अब चलते हैं इस चैप्टर के हम क्वेश्चन नंबर 100। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली का, ठीक है। तो वो देखते हैं। भारी जल को पीने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कहना है कि भारी जल जो होता है D2 जो होता है वो पीने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्यों? ये एक ऑप्शन ए है, यह जहरीला होता है, बी है यह महंगा होता है, सी है इसकी जैव भौतिक क्रियाएं साधारण जल से भिन्न होती हैं, और डी है इसके रासायनिक गुण साधारण जल के समान होते हैं,
ठीक है? तो जब पीने में यूज़ नहीं होता साधारण जल के समान तो इसके गुण होने का मतलब ही नहीं होता। यह ज़हरीला होता है, ज़हरीला तो बिल्कुल नहीं होता, वाटर ही है लेकिन ज़हरीला नहीं होता। यह महँगा होता है, ऐसी भी कुछ नहीं है, क्योंकि बनाना मुश्किल है, बाकी महँगा तो नहीं होगा, ठीक? अब सी ऑप्शन आता है इसकी जैव भौतिक क्रियाएँ साधारण जल से भिन्न होती है। देखिए हमारे लिए है और पीने में प्रयुक्त नहीं होता, तो इसका यही है कि जो हमारी शरीर की जो मेटाबॉलिज़्म रिएक्शन होती है पूरी की पूरी वो वाटर के साथ होती हैं, ठीक है? वो वाटर के साथ ही होने के लिए होती हैं। अब उसमें आ गया D2O, तो ये जो रिएक्शन है D2O के साथ अच्छे से नहीं होती, ठीक है? तो जो जैव भौतिक क्रियाएँ हैं वो साधारण जल से भिन्न हो जाती हैं, इसलिए ये जो भारी जल है वो पीने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया सी आंसर, ठीक है? तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं 5 पार्ट में, ठीक है? तो इस तरह से एक और चैप्टर हमारा टीजीटी और पीजीटी का क्लियर हो जाता है, ठीक? अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर कोई वीडियो आपकी छूट गई है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।